हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेक्चर 6। इससे पहले हमने क्या कुछ किया है? इससे पहले हमने किया था कि स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है वो कब ग्रांट हो सकती है और कब ग्रांट नहीं हो सकती, और कौन कौन से पर्सन करवा सकते हैं और किसके अगेंस्ट करवा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 20, जिसमें कि 2018 के बाद चेंजेस आए हैं। उससे पहले था कि जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है उसके बारे में सेक्शन 20 में बात की गई थी, एंड अब 2018 की अमेंडमेंट के बाद इसमें बात की गई है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, और साथ में 20A, B और C हैं जो वो सेक्शंस ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 2018 से पहले सेक्शन 20 में क्या बताया गया था। 2018 की अमेंडमेंट से पहले था डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो डिस्क्रिशन है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन किसकी है? कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो सबसे पहले था सबसेक्शन 1 जो था वो बात करता है कि जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है उस पे ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो ग्रांट हो सकती है। बट इस केस में भी क्या है कि डिस्क्रिशन तो है कोर्ट की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट की जो डिस्क्रिशन है वो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन होगी। तो कोर्ट को अगर डिस्क्रिशन अपनी यूज करनी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने के लिए तो वो एक साउंड डिस्क्रिशन होनी चाहिए जिसमें कोर्ट को अपने रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद ही कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर ग्रांट कर रही है उसके भी रीजंस देगी, अगर नहीं ग्रांट कर रही है तो उसके भी रीजंस उनको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है सबसेक्शन 2, जो बात करता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकती है। इसके फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है अनफेयर एडवांटेज टू द प्लेंटिफ ओवर द डिफेंडेंट। अगर कहते हैं कि जो प्लेंटिफ है उसको अगर अनफेयर एडवांटेज हो रहा है और डिफेंडेंट को नुकसान हो रहा है तो उस कोर्ट केस में कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए और बी हैं, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए बोलता है बी को कि मैं तुझे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक फैक्ट है जो बी से ए छुपा लेता है। वो फैक्ट क्या है कि जो वो प्रॉपर्टी है, जो वो लैंड है, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पर्सन उसका ऑनर होगा तो उसको एक अमेंडमेंट है वहां पे बनानी पड़ेगी, तभी जाके वो प्रॉपर्टी है वो सेफ रहेगी। ये बात जो है ए बी से छुपा लेता है। तो इस केस में अगर कोर्ट ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देती है तब क्या होगा, जो एडवांटेज मिलेगी वो ए को मिल जाएगी, बी को तो इसमें कोई एडवांटेज ही नहीं है, उसका तो बेटा नुकसान होगा। तो इस केस में कोर्ट क्या है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ए को एक अनफेयर एडवांटेज हो रहा है। नेक्स्ट है व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वुड इन्वॉल्व अनफोर्सीनेबल हार्डशिप टू द डिफेंडेंट। कहते हैं अगर जो डिफेंडेंट है उसको ही अनफोर्सीनेबल हार्डशिप हो रही है किसी कॉन्ट्रैक्ट से तो कहते हैं वहां पे भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ए है, ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के साथ कि मैं तुझे ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, बट उसमें क्या था कि ए को ना एक कंडीशन लगी थी कि जो प्रॉपर्टी ए के पास थी वो उसको उसके फादर ने दी थी, गिफ्ट की थी, बट एक कंडीशन के साथ कि वो 25 ईयर्स के लिए इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा। अगर वो इसको सेल कर देता है विद इन 25 ईयर्स तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो किसी थर्ड पर्सन के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर दिया ए ने बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो विद इन 25 ईयर्स कर लिया। इस केस में अब क्या होगा, तो ए की जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे चली जाएगी, अब सी के पास चली जाएगी, तो वो जो अनफोर्सिनेबल हार्डशिप होगी तो वो ए को हो जाएगी। तो इस केस में अगर बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने जाएगा तो कोर्ट उसको ग्रांट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो हार्डशिप है वो किसको हो जाएगी, वो ए को हो जाएगी, तो यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। थर्ड है when it is inequitable to enforce the contract। तो जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो इक्विटी पे बेस्ड है। अगर कहते हैं कि इक्विटी ही नहीं होगी, इक्विटेबल ही नहीं है दोनों पार्टीज के लिए, तो उस केस में भी जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। मान लीजिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें टाइम की सेंस है कि कुछ टाइम पीरियड के बीच में ही उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको कंप्लीट करना था। अगर वो टाइम पीरियड ही निकल जाएगा, अगर मान लो कि 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था कि विद इन 2 ईयर्स इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अगर कोई पर्सन अब 2 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस करवाने जाएगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि 2 ईयर्स के विद इन जो काम करना था वो अब तो निकल चुका है। तो यहाँ पे अगर कोर्ट ग्रांट भी कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा।
इसलिए इस केस में भी क्योंकि वो इक्विटेबल नहीं है दोनों पार्टीज के लिए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जाएगी। इसके साथ ही इसकी दो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 बात करती है ए और बी क्लॉज के बारे में। ये क्या बात करती है कि अगर कंसीडरेशन अगर ज्यादा नहीं भी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो कहते हैं वो सिर्फ एक वजह नहीं बन जाएगी कि वहां पे किसी को अनफेयर एडवांटेज हो रही है या फिर हार्डशिप हो रही है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर जो कंसीडरेशन है वो कम या ज्यादा है तो उसके बेसिस पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेंगे। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है हार्डशिप के बारे में, जो बी क्लॉज के बारे में बी क्लॉज में दी गई है। इसमें एक्सप्लेनेशन 2 में बात की गई है कि अगर कोई भी हार्डशिप हो रही है तो कहते हैं हार्डशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो हार्डशिप हम केस टू केस है, वो डिपेंड करेगा कि किसी पर्सन को ये हार्डशिप हो रही है या नहीं हो रही है। तो केस टू केस इसको देखेंगे। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3 एंड 4। ये बात कर रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कब ग्रांट हो सकती है। तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब ग्रांट कर सकती है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए और बी के बीच में, अगर ए ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो उस केस में बी ने अगर परफॉर्म नहीं किया है तो कोर्ट वहां पे बी को बोलेगा कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे। यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कोर्ट ग्रांट करेगा, क्योंकि एक पर्सन ने अपना काम कर दिया है तो दूसरे की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपना पार्ट है वो परफॉर्म करे। यहाँ पे भी लगा लीजिए कि ए और बी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करनी है, साथ में वो कहता है कि तुझे इस प्रॉपर्टी के बदले में मेरे लिए एक काम करना होगा, उस प्रॉपर्टी पे या कोई भी और वर्क है वो तुझे करना है। अब ए क्या करता है, प्रॉपर्टी का पोजेशन बी को दे देता है, उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। अब बी का काम क्या था कि उसने ए के लिए कोई काम करना था। अभी ए जाके कोर्ट को बोल सकता है कि बी से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, क्योंकि उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है। तो इस केस में बी को क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोला जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहले का सेक्शन जो 20 डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट की बात करता था। अब 2018 की अमेंडमेंट के बाद ये चेंज हो गया है। तो अब क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो उसकी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा सकती है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कहां से करवा सकती है, किसी थर्ड पार्टी से या फिर अपनी किसी एजेंसी से करवा सकती है। उसके लिए क्या बताया गया है, सबसेक्शन 1 बात कर रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको किसी दूसरी पार्टी ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे हुआ कि दूसरी पार्टी ने उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं की, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। तब क्या होगा, जिस पार्टी को लॉस हो रहा है, जो सफर कर रही है पार्टी, उसके पास ऑप्शन आ जाएगी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की, कि वो किसी और से परफॉर्मेंस करवा सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट की। कहां से करवाएगी, किसी थर्ड पार्टी से करवाएगी या फिर अपनी किसी एजेंसी से करवाएगी। एंड साथ में उसके पास एक राइट और आ जाएगा कि वो जो एक्सपेंसेस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के उनको रिकवर कर सकती है, या फिर कोई भी उसको कॉस्ट पड़ रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो भी किससे रिकवर कर सकती है, जिस पर्सन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है। सबसेक्शन 2 आगे बात कर रहा है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस तो हो सकती है, बट उसके लिए क्या जरूरी है कि जो पार्टी अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा रही है तो उसको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग। जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उस पार्टी को वो नोटिस देगी, इन राइटिंग देगी। और नोटिस है जो वो कितने दिन का होना चाहिए, एटलीस्ट 30 डेज का नोटिस हो वो देगी। जो पार्टी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है उसको 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस के बाद क्या है, फिर वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस है वो करवा सकती है। अगर वो नोटिस नहीं देते हैं देन क्या होगा, तब वो ना तो ये एक्सपेंसेस है या कॉस्ट है ये इसको रिकवर नहीं कर सकती। इसकी प्रोवाइजो में यही बात बताई गई है कि जो पार्टी है उसको नोटिस देना जरूरी है, अगर वो नोटिस नहीं देगी देन उसको जो एक्सपेंसेस है वो भी वो रिकवर नहीं कर सकती है। हमारा सबसेक्शन 3, इसमें क्या बात की गई है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको थर्ड पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है या फिर किसी एजेंसी ने परफॉर्म कर दिया है, देन जिस पार्टी के खिलाफ ब्रीच किया गया था तो कहते हैं वो पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकती है अगेंस्ट द पार्टी जिसने ब्रीच किया था कॉन्ट्रैक्ट का। तो थर्ड पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, देन उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं की जा सकती। रीजन क्या है इसका, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर चुकी है, इसलिए अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद सबसेक्शन 4 आता है, ये बात कर रहा है कि राइट टू कंपनसेशन फॉर ब्रीच।
अभी सबसेक्शन 3 बात कर रहा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकती, बट कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका राइट है पार्टी का फॉर कंपनसेशन वो भी क्लेम नहीं कर सकती। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती बट उसका कोई राइट बन रहा है कंपनसेशन वाला, तो वो अपनी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। तो ये है हमारा सेक्शन 20 जो 2018 के बाद ऐड किया गया है। इसके साथ ही कुछ और प्रोविजंस है जो ऐड की गई हैं 2018 की अमेंडमेंट के बाद, वो है सेक्शन 20A टू 20C तक। अब 20A क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाई गई हैं, वो है 20A में। और इसके साथ ही एक शेड्यूल ऐड किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसेक्शन 1 बात कर रहे हैं नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड। कहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए कहते हैं कोई भी इंजंक्शन है वो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो जो शेड्यूल बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें दिए गए हैं, तो उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट है उस शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, उसमें कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको ऐड कर सकती है या फिर उसको कम कर सकती है। साथ में सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन दिया है टू अमेंड द शेड्यूल, तो वो नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट के सामने लेके आना जरूरी है सो दैट पार्लियामेंट में उसको पास कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई तो कर सकती है बट उसको पार्लियामेंट से पास करवाना भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 20B। ये बात कर रहा है स्पेशल कोर्ट्स की। इसमें स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके क्या कर सकती है कि जो भी सिविल कोर्ट्स हैं वहां पे उनको एज स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट कर सकती है। किस चीज के रिलेटेड करने हैं उनको एज स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए वो उनको स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट कर सकती है। तो पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट उनको कंसल्ट करना पड़ेगा विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 20C। ये बात कर रहा है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट्स। जो भी सिविल सूट्स होते हैं उनको गवर्न करता है CPC, तो उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही हम जो उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। बट जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें उसकी जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसके सूट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेक्शन 20C बनाया गया है जिसमें कुछ टाइम पीरियड बताया गया है कि इसी टाइम पीरियड के विद इन है जो सूट को वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो वो टाइम पीरियड क्या है, 12 मंथ। इसमें बताया गया है कि 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट, जो केस है उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। कहां से है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट, तो वहां से 12 मंथ स्टार्ट होते हैं। विद इन दैट 12 मंथ्स जो केस है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक प्रोवाइजो दी गई है। ये क्या बात कर रही है कि जो 12 मंथ्स है उसको उस पीरियड को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम वो पीरियड कितना हो सकता है, वो 6 मंथ्स है। और ये 6 मंथ्स हैं, ये भी कैसे मिलेंगे कि जो कोर्ट है उसको रीजंस देने पड़ेंगे इन राइटिंग। अगर कोर्ट इन राइटिंग रीजंस देता है देन वो 6 मंथ्स एक्सटेंड हो सकते हैं, अदरवाइज 6 मंथ्स एक्सटेंड नहीं होंगे। सो जनरल रूल क्या बन जाता है कि 12 मंथ्स के विद इन ही केस को डिस्पोज ऑफ करना है। इन एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है कि 6 मंथ्स फर्दर एक्सटेंड हो जाए एंड जो केस है वो टोटल 18 मंथ्स में डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। तो ये हमारी 2018 के बाद की कुछ प्रोविजंस हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आगे आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। थैंक यू।